आम के बाग आमतौर पर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं और इस समय इन बागों में बोर आ रहा है। अक्सर बोर आते समय आम के बाग में कीट व्याधियों का प्रकोप अधिक होता है। ये कीट रोग आम के हर आयु के पौधों और फलोत्पादन में नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इनके रोकथाम के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला शहडोल के विषय विशेषज्ञ गुरप्रीत सिंह गांधी से। आज हम बात करेंगे आम की उद्यान के बारे में। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि जिन किसान भाइयों ने अभी आम के उद्यान स्थापित किए हैं। फलों का राजा आम की बात करें तो इस समय आम के बागों में फूल आने का समय है और कहीं कहीं आने भी लगे हैं, लेकिन मौसम के उतार चढ़ाव के कारण बाग में कीट रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है। तो आप समय रहते पहचान करके इनका नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। तो ये सभी जो मौसम की स्थिति है वो फंगस वाले रोग लगने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रकोप होता है वो पाउडरी मिल्ट्यू, जिसे चूर्णील फफूंदी रोग भी कहते हैं, जिसमें जो है मंजरियों में वाइट कलर का बिल्कुल सफ़ेद रंग का पाउडर नुमा संरचना होती है जो पूरी मंजरियों को ढक लेती है। उसमें फल भी नहीं बनते और धीरे धीरे फूल झड़ जाते हैं, जिससे किसान भाइयों को बहुत अधिक आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है और उत्पादन भी बिल्कुल 80 से 90% तक घट सकता है। तो किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए आप सल्फेक्स पाउडर 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आप इसका घोल बनाकर 2 से 3 बार निरंतर 15 से 15 दिन के अंतराल में आप इसका निरंतर छिड़काव करते रहें। आम के पेड़ों में लगने वाला एक रोग है आम का गुच्छा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इस रोग का कारण पौधे में होने वाले हार्मोनों के असंतुलन से होता है। गुच्छा रोग से ग्रसित आम के पेड़ में पत्तियां और फूलों में अनियमित वृद्धि हो जाती है, जिससे एक ही स्थान पर अनगिनत छोटी छोटी पत्तियां निकल आती हैं और बौर के फूल गुच्छों में हो जाते हैं। तने की गांठों के बीच का अंतराल अत्यधिक कम हो जाता है और बाद में ये गुच्छा नीचे की ओर झुक जाता है तो बंची टॉप जैसा दिखाई देता है। इसके कारण बौर गिर जाते हैं और फल का निर्माण नहीं हो पाता। उत्पादन में भी भारी गिरावट आती है। किसान भाइयों, तो आम बाग में गुच्छा रोग की रोकथाम के लिए प्रारंभिक अवस्था जनवरी-फरवरी माह में ही रोग ग्रसित टहनिया या बौर को 30 से 40 सेंटीमीटर नीचे से काट दें और अधिक प्रकोप होने पर NAA 200 ppm वृद्धि हार्मोन की 900 मिलीमीटर मात्रा का 200 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए या 4 मिलीलीटर प्लानोफिक्स की मात्रा को 9 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फरवरी और मार्च के महीने में छिड़काव करें। इसमें कीटों की बात करते हैं आम के उद्यान में, तो इसमें लगने वाला जो प्रमुख कीट है वो मैंगो हॉपर, जिसे आम का फुदका भी बोलते हैं। ये जो है भूरे, काले और पीले रंग के मच्छरनुमा उड़ने वाले कीट होते हैं, जो कि अगर हम उद्यान में जाएं तो हजारों की संख्या में उड़ते हमको दिखाई देते हैं। किसान भाइयों, ये जो है मधु स्त्राव भी करते हैं, जो जिससे पत्तियां जो है वो बिल्कुल काले रंग की हो जाती है और इसमें फफूंद जम जाता है और जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और पत्तियों और तनों में नुकसान करते हैं। तो किसान भाइयों, इसके निदान के लिए इमिडाक्लोप्रिड की 1 ml मात्रा आप प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका छिड़काव जो है 15 दिन के अंतराल में कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें दूसरा नाम जो है मैंगो मिलीबग का आता है, जिसकी संरचना जो है रुई नुमा होती है और जिसमें छोटा कीट रहता है, चूसक कीड़ा रहता है अंदर में, जो कि कोमल अंगों का रस चूसता है पौधों में। तो ये जो है जमीन से रेंगते हुए ऊपर चढ़ जाता है और जब भी फूल और पुष्पन की अवस्था होती है ये जमीन से चढ़ के ऊपर पहुंच जाता है और जो कोमल अंग हैं पौधे के, जैसे ये कोमल पत्तियां हैं या तने हैं, तो उससे फिर ये रस चूस के हानि पहुंचाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो हम उद्यानों को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कोई भी कूड़ा करकट इकट्ठा ना होने दें वहाँ पर,
और इसके साथ ही साथ हम पौधों के तनों में जो है ग्रीस लगा सकते हैं, जिससे कीट जो है चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पेड़ के ऊपर तो वो वहीं चिपक कर मर जाएं और नष्ट हो जाएं। इसके साथ ही किसान भाई पॉलीथीन का भी उपयोग कर सकते हैं। पॉलीथीन की एक लेयर जो है पौधे में बना दें तो उससे भी कीट जो है इसमें पौधे में चढ़ नहीं पाते हैं। किसान भाइयों, अगर हम पहले से ही सजग हो के इसमें नीम तेल का 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अगर इसका छिड़काव कर दे तो कुछ हद तक नियंत्रण हो सकता है। और अगर प्रकोप हो गया है, आपके पौधे में ऊपर पहुंच गए हैं कीट, तो उसके नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड या तो इसके अलावा थायोमेथाक्साम रसायन जो है 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आप घोल बनाकर इसका भी छिड़काव इसमें कर सकते हैं। और ये क्रिया जो है 15 दिन के अंतराल में आप 2 से 3 बार करें तो काफ़ी हद तक नियंत्रण इससे पा सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों मेरे द्वारा बताई गई छोटी छोटी जानकारियाँ, जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। हर शाम न्यूज ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का साथ पशुपालन करने का प्रचलन पुराने समय से ही चला आ रहा है। खासकर भारत के किसान और यहाँ की ग्रामीण आबादी को देशी गाय पालन करने में काफी दिलचस्पी है। अपने देश में गाय की कई देसी विदेशी नस्लों का पालन किया जाता है और देसी गायों में आज हम बात कर रहे हैं गाय की गिर नस्ल की। तो आप किस प्रकार से करें इसका पालन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर महेश दत्त। किसान भाइयों, देसी गाय की अगर बात करते हैं तो गिर गाय जो हम यहाँ पर रखते हैं अपने फार्म पर, गिर गाय का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये लगातार ज्ञापन होती है, लगातार ब्यात हमें मिलता है। किसान भाइयों, इन देसी गायों की बड़ी विशेषता ये है कि इनका रखरखाव पर खर्चा संकर गायों की तुलना में कम आता है। साथ ही वर्ष भर आपको दूध मिलता रहेगा। साथ ही इस गाय का जो दूध है वो बच्चों के लिए बहुत ही गुणकारी है। दूध में अगर आप बात करें तो A2 मिल्क की श्रेणी में ये दूध आता है। देसी गाय भारत की जो जलवायु है, चाहे वो किसी भी प्रदेश की हम बात करें, सभी जलवायु में इनकी जो परफॉर्मेंस है, जो इनका प्रदर्शन है वो बहुत ही अच्छा रहा है। किसान भाइयों, मैं आपको बताऊंगा कि जो गिर गाय है ये देसी नस्ल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाय है। किसान भाइयों, यदि आप गिर गाय का पालन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस गाय की पहचान के लक्षणों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। किसान भाइयों, गिर गाय के शरीर का रंग सफेद, गहरे लाल या चॉकलेट भूरे रंग के धब्बे के साथ या कभी कभी चमकदार लाल रंग में भी होता है। इस गाय का शरीर मध्य से लेकर बड़े आकार तक पाया जाता है। इसके कान काफी लंबे और नीचे की ओर लटके हुए होते हैं। इनका माथा चौड़ा और उत्तल आकार का होता है। साथ ही सींग पीछे की ओर मुड़े रहते हैं। इनके शरीर की त्वचा बहुत ही ढीली और लचीली होती है। मादा गिर गाय का औसत वजन 385 किलोग्राम होता है और ऊंचाई 130 सेंटीमीटर होती है, जबकि नर गिर गाय का औसतन वजन 545 किलोग्राम और ऊंचाई 135 सेंटीमीटर होती है। इस तरह किसान भाइयों, आप इन लक्षणों को ध्यान में रखकर गिर गाय की आसानी से पहचान कर सकते हैं।
और इसको थोड़ा सा घूमना फिरना, यानी 1-2 घंटा आप अगर इसको खुले एरिया में घुमा कर लाएंगे, चरा कर लाएंगे, तो आप देखेंगे कि दूध का उत्पादन अधिक होगा। किसान भाइयों, अगर आप गिर गाय के लिए आहार मिश्रण तैयार करते हैं तो 100 किलोग्राम आहार मिश्रण तैयार करने के लिए आपको 40 किलोग्राम गेहूं व मक्का का दलिया, 25 किलो चना और मूंग की चूरी, 10 किलो बिनोला की खली, 22 किलो सोयाबीन की चूरी और 1 किलो नमक और 2 किलो खनिज मिश्रण को आपस में मिलाकर आहार तैयार कर ले। इसके बाद जीवन निर्वाह के लिए इस आहार मिश्रण की 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा को प्रतिदिन दे। दूध देने वाली गाय को अलग से 400 ग्राम बाटा प्रति लीटर के साथ देना होता है। किसान भाइयों, पशुओं को बाहर चराने से भी उनसे बेहतर दूध का उत्पादन मिल जाता है। साथ ही हरा चारा खाने के बाद आप देखेंगे कि जो आप उस पे बाँट पर, यानी जो कंसंट्रेट मिक्सचर आप देते हैं, दाना आप देते हैं, उस पर कुछ मात्रा आप कम कर सकते हैं, क्योंकि हरा चारे में सभी जो लवण हैं, जो विटामिन हैं, वो उससे मिल जाएंगे। साथ ही आपका जो खर्चा है वो कम हो जाएगा और लाभ का प्रतिशत बढ़ जाएगा। इसलिए किसान भाइयों, आप अपनी एकीकृत कृषि में, जैसे मैंने अभी बताया है, कि कुछ देसी गायें जरूर रखें, जिससे आपको और अधिक मुनाफा होगा। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। हर शाम ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ के किसानों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में अधिकांश स्थानों पर हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई दौजिया कल्ले निकलने की अवस्था, जो कि बुआई के लगभग 40 से 50 दिन के बाद आती है, इस अवस्था पर करना चाहिए। दूसरी सिंचाई के समय नाइट्रोजन की तीसरी मात्रा का टॉप ड्रेसिंग करना चाहिए। गेहूं की फसल में पत्ती में भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने पर ताम्रयुक्त फफूंदनाशक दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। चने की फसल में वाई या टी आकार की खूंटियां गाड़ दें। प्रति एकड़ करीब 40 से 50 खूंटियां गाड़ें, जिस पर पक्षियों के बैठने का स्थान बन जाएगा, जो इल्लियों को चुन चुन कर समाप्त कर देंगी। चना की फसल में वयस्क कीटों की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 2 नग प्रति एकड़ की दर से लगाएं।
फेरोमोन ट्रैप में वयस्क कीटों की उपस्थिति के आधार पर NPB नामक जैविक कीटनाशक 250 LE प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। सरसों की फसल में माहू, जिसे एफिड भी कहते हैं, कीट के शिशु और वयस्क दोनों ही हानिकारक अवस्थाएं हैं। इस कीट के अधिक प्रकोप होने पर नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL दवा की 250 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर जरूरत के हिसाब से 2 से 3 बार छिड़काव करें। सरसों की फसल में निचली पत्तियों पर रोग के लक्षण दिखाई देने पर मेटालेक्सिल 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। रोग की तीव्रता के अनुसार 10 से 12 दिन के अंतराल पर एक और छिड़काव किया जा सकता है। मक्का की फसल 25 से 30 दिन की अवस्था होने पर निराई गुड़ाई कर मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। इसके पश्चात नाइट्रोजन उर्वरक की दूसरी मात्रा का छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि साग सब्जी वाली फसलों में माहू के प्रकोप की संभावना है। इसके लिए सतत निगरानी रखें और प्रारंभिक प्रकोप दिखाई देने पर नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव करें। सब्जी फसलों में पत्ती खाने वाली इल्ली का प्रकोप दिखाई देने पर स्पाइनोसेट 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। केला और पपीता के पौध में सप्ताह में एक बार पानी अवश्य दें और फूल आने की स्थिति में केला पौध में सहारा देवें। गाभिन गायों को गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में 10 से 15 किलोग्राम हरा चारा, 30 से 50 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 30 ग्राम साधारण नमक खिलाएं। अधिक उत्पादन के लिए पशुओं को हरा चारा 25 से 30 किलोग्राम प्रतिदिन खिलाएं। हरे चारे एवं सूखे चारे का अनुपात 3:1 रखें। दुधारू पशुओं में पेट में गैस हो गया हो तो टिम्पोल या ब्लेटासिल दवा 100 मिलीलीटर गुनगुने पानी के साथ पिलाएं। तापमान में होने वाली गिरावट से होने वाले प्रभाव से बचाव के लिए रात के समय मवेशियों को छत वाले बाड़े में रखें। पशु बाड़े एवं मुर्गियों के घर में यदि खिड़कियां न लगी हों तो ठंडी हवा से बचाव के लिए खिड़कियों पर बोरे लटकाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम बिलोरी जिला बैतूल के किसान कुंदन सिंह ने। आप मुर्गी पालन में बिछावन पर जानकारी चाहते हैं तो कुंदन सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज हम बात करेंगे मुर्गी पालन में जो उनका लीटर है, जो उनका जो बिछाली है, उसका उचित प्रबंधन, क्योंकि लीटर के प्रबंधन के द्वारा आप अपने मुर्गियों के बाड़े में कई प्रकार की बीमारियों को आने से रोक सकते हैं। जो मुर्गियों को बाड़े में पाला जाता है तो जो फर्श पर, बाड़े के फर्श पर जो मटेरियल बिछाया जाता है, जो बुरादा बिछाया जाता है, उसको लीटर कहते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से लकड़ी का बुरादा, चावल की भूसी और मूंगफली के जो बारीक छिलके रहते हैं उनकी भूसी, या फिर गन्ने के बारीक छिलके जो कि शुगर मिल से प्राप्त होते हैं, उनका आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सामान्य रूप से लकड़ी के बुरादे का इस्तेमाल करना उचित रहता है, क्योंकि उसमें पानी को सोखने की क्षमता अच्छी रहती है। आदर्श जो लीटर मटेरियल हैं उनकी कुछ गुण होते हैं जिनको हमेशा आपको ध्यान रखना है। जब भी आप लीटर मटेरियल का चुनाव करें तो उसमें सर्वप्रथम एक तो उनमें पानी सोखने की अच्छी क्षमता हो, दूसरा वो विषाक्तता ना हो, क्योंकि कई बार छोटे बच्चे और मुर्गियां उस लीटर मटेरियल को खा लेते हैं तो उनमें विषाक्तता ना हो। तीसरी बात, उनमें कोई ऐसी दुर्गंध ना आए। चौथी बात, उसमें बाजार में आसानी से उपलब्ध हो और उसकी कीमत कम हो। जैसे कि लकड़ी के बुरादे की कीमत 2 से 3 रुपये प्रति किलो है, जो कि एक बहुत ही उचित दाम है जिस पर कि आप आसानी से इसको खरीद सकते हैं और ज़रूरत पड़े जब बुरादे को बदल भी सकते हैं।
किसान भाइयों, अपने प्रदेश में मुर्गी पालन व्यवसाय लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन मुर्गियों का प्रबंधन करने में मुर्गी पालक भाई कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण मुर्गियों के मरने की दर भी अधिक है। प्रबंधन में लीटर की बात करें तो हम बिछावन कहते हैं। यह मुर्गी पालन व्यवसाय में एक मुख्य बिंदु है, जिस पर मुर्गी पालक भाइयों को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। इसमें कुछ जो बातों का ध्यान रखना है, सर्वप्रथम जो बुरादा है, लीटर है, उसकी हाइट, उसकी ऊंचाई, तो सर्दियों के समय उसकी ऊंचाई बढ़ा दी जाती है। करीब 5 इंच तक इसकी ऊंचाई हम रखते हैं, क्योंकि लकड़ी का बुरादा ऊर्जा का कुचालक है, जिससे कि कारण जो शरीर की गर्मी है वो मेंटेन रहती है, और जो फर्श की जो सर्दी है वो उससे मुर्गियों का बचाव होता है। कि जैसे हम नए जो चूजे लेके आते हैं वो बहुत छोटे रहते हैं, उनको जानकारी नहीं रहती है, तो ऐसी स्थिति में कई बार वो बुरादे को चोंच से खाते हैं। तो जब कभी चूजा बिल्कुल हम डालते हैं, नया 1 दिन का चूजा, तो पहले बुरादे बिछाकर उसके ऊपर न्यूज़पेपर बिछा देते हैं, जिससे कि वो चूजा जो है सीधे बुरादे को नहीं खा पाते हैं, और उस न्यूज़पेपर के ऊपर हम थोड़ी मात्रा में दाना छिड़क देते हैं, तो आराम से जो चूजे रहते हैं वो दाने को खाते रहते हैं। जब 5-6 दिन का समय हो जाता है तो उसके बाद चूजों को दाने की समझ आ जाती है, और उसके बाद हम उस न्यूज़पेपर को हटा देते हैं। जब कभी बुरादा कहीं पर गीला हो जाए, पानी के बर्तन से अगर पानी फैल जाता है, या कभी मुर्गियों में किसी बीमारी से दस्त लगते हैं, डायरिया होता है, तो ऐसी स्थिति में बुरादा गीला हो जाता है। उस गीले बुरादे को तुरंत आप या तो बदल दें या उसमें और बुरादा डाल दें, जिससे कि उस गीले बुरादे के विपरीत प्रभाव ना हो, क्योंकि जब कभी बुरादा ज़्यादा गीला रहेगा तो वहाँ पर अमोनिया का उत्पादन ज़्यादा होगा, जिससे कि मुर्गियों में उसके विपरीत प्रभाव देखने को मिलेंगे। और दूसरा, गीला बुरादा होने से वहाँ पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि भी हो सकती है, जो कि मुर्गियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेगा। लीटर में नमी की जांच करने के लिए लीटर को मुट्ठी में लें और उसे खोलें। अगर लीटर भुरभुरा है तो नमी कम है, हल्का बन जाए तो नमी सही है, और अगर गोल बने, चिपचिपाहट हो तो लीटर में नमी अधिक है, और नमी अधिक होने पर लीटर को तुरंत बदल देना चाहिए। इसके अलावा जब कभी आपके फार्म में कभी बीमारी आती है, तो मुर्गियों को दस्त वगैरह लगते हैं, कोक्सीडिया या कई अन्य बीमारियां आती हैं, तो ऐसी स्थिति में बुरादे को बदल देना चाहिए। बुरादे में कुछ और प्रबंधन है, जैसे कि बरसात के समय जब नमी ज़्यादा रहती है तब भी बुरादा गीला रहता है, तो उसको आपको बार बार पलटते रहना चाहिए। पलटने का फ़ायदा ये होता है कि जो ऊपर का बुरादा है वो तो हवा के द्वारा सूख जाता है, लेकिन जो नीचे की परत है वो गीली बनी रहती है, और उसमें जीवाणुओं की वृद्धि होती रहती है। अगर आप उसको पलट देंगे तो पलटने से जो नीचे की परत है वो ऊपर आ जाएगी, और वो आराम से सूख जाएगी, और उसमें जो जीवाणुओं की वृद्धि है वो भी रुक जाएगी। मुर्गियों में बुरादा जनित भी कई बीमारियां रहती हैं, उनकी रोकथाम के लिए आपको कई बार दवाइयों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में बुरादे में 1 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, चूने का सुपर फॉस्फेट 1 किलोग्राम प्रति 100 स्क्वायर फीट जगह के हिसाब से आप छिड़क दें और उसको अच्छे से मिला दें। ये सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम से उसमें जो कीटाणु हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और आपकी मुर्गियों में जो कीटाणु का दुष्प्रभाव है उसको हम रोक सकते हैं। एक और विशेष बात का ध्यान रखना है, कई बार किसान भाई उसी पुराने बुरादे का इस्तेमाल 2 या 3 लॉट में करते हैं, वो बिल्कुल आपको नहीं करना है। लॉट को बेचने के बाद उस पूरे बुरादे को आप अलग कर दें, उसको नष्ट कर दें, या फिर खेती के लिए वो बुरादा बहुत अच्छी खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा नए बैच के लिए, नए बच्चों के लिए नया बुरादे का इस्तेमाल करें। उसको बुरादे को 2-3 दिन ऐसे खुला छोड़ दें, जिससे कि वो थोड़ा सूख जाए, उसमें जो कीटाणु वगैरह हैं, जो फंगस वगैरह है, वो सब नष्ट हो जाएगी। उसके बाद में आप फिर नए चूजों के साथ में अपना नया बैच प्रारंभ करें। तो जो मुर्गियों में विभिन्न प्रकार की लीटर से जनित जो बीमारियां हैं उनको आप आसानी से रोक सकते हैं, और आप अपने फार्म का, अपनी मुर्गियों का उत्पादन क्षमता भी उच्च बनाए रख सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।